नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेहमान समालिक। देश हित में आदेश में मनमर्जी तंत्र बनाम लोकतंत्र की बात करना जरूरी है, क्योंकि इसी मनमर्जी तंत्र ने 10 महीने से देश की राजधानी दिल्ली का दम घोट रखा है। कहने को तो ये किसान आंदोलन है, केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध है, लेकिन इस आंदोलन का न तो वास्तविकता से कोई संबंध लगता है, न ही आंदोलन का तरीका देश हित और जनहित में है, क्योंकि दिल्ली में घुसने के 3 बड़े एंट्री पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। लाखों लोग रोज जिन सड़कों से गुजरते थे वहां तंबू लगा दिए गए हैं। तुर्रा ये कि ये तो आंदोलन है, जहां मर्जी वहां बैठेंगे, जिसे मर्जी उसे रोकेंगे, पीटेंगे, तोड़ फोड़ भी कर देंगे। ये तो आम लोगों की सहनशीलता का इम्तिहान लेना हो गया। ऊपर से अब ये लोग दिल्ली के अंदर घुसकर आंदोलन के नाम पर वही अराजकता फैलाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक अर्जी लेकर घूम रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के सब्र की सीमा भी टूट गई। एक तो ये आंदोलन के नाम पर आम लोगों के लिए आफत बने हुए हैं, ऊपर से अर्जी पर अर्जी दिए जा रहे हैं। पूछने पर कहते हैं कि जी वो तो दूसरे किसान हैं जो हाईवे जैम करके बैठे हैं, हम तो जंतर मंतर पर जाना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा है कि हलफनामा दो कि वो दूसरे किसान हैं और आप लोग दूसरे गुट के लोग हो। अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज की टिप्पणियों से लाखों लोगों को रास्ते खुलने की उम्मीद जरूर जगी है, जो इस बंधक ब्रांड धरने के कारण रोज घंटों घंटों का ट्रैफिक टॉर्चर झेलने के लिए मजबूर है। दस महीने से दिल्ली बंधक है। बॉर्डर की मुख्य सड़कें बंद हैं, क्योंकि कोई इन्हें रोकने टोकने वाला नहीं। कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। मोदी सरकार ये मनमर्जी तंत्र के आंदोलनकारी हैं। लोक एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मर्जी होगी तो हाईवे पर तंबू लगा लेंगे, हाईवे खोदकर सब्जी उगा देंगे। जहां मर्जी उत्पात मचा देंगे। जब मर्जी लाल किले चले जाएंगे। दिल्ली का दम घुट रहा है। आने जाने वालों की जिंदगी नरक बनी हुई है। कामकाज, व्यापार, कारोबार सब चौपट हो रहा है। लेकिन इन अराजकवादियों को अब धरने के लिए जंतर मंतर वाली जगह चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगने पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में पहले से नोएडा की एक पीड़ित ने बंधक बने हाईवे के खिलाफ अर्जी दी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने किसान महापंचायत वालों को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि आप लोगों ने यह धंधा बना लिया है, आपकी वजह से सड़कें जाम हो गई हैं, लोग घंटों खड़े रहते हैं। तो किसान महापंचायत के वकील ने कहा कि सड़क हमारी वजह से जाम नहीं हुई है, पुलिस ने बंद कर रखा है, हम उस धरने का हिस्सा नहीं है। अदालत ने कहा कि आप हलफनामा दें कि आप इस धरने का हिस्सा नहीं हैं। इधर गाजीपुर बॉर्डर पर खेती बाड़ी करने बैठे राकेश टिकैत भी कहते हैं कि जंतर मंतर जाने की इजाजत उन्होंने नहीं मांगी है। हम नहीं गए। पता नहीं कोई गया होगा, कोई चला गया होगा, हम नहीं गए ना। हमने हाईवे रोक रखे, हाईवे पुलिस ने ब्लॉक कर रखे, हमने नहीं कर रखे। सिंगू बॉर्डर पे भी गाड़ियां अंदर तक चल रही है, सबका चलने का अधिकार है। लेकिन परेशानी हो रही है। हाँ, हमें भी हो रही परेशानी। लेकिन टिकैत शायद ये भूल जाते हैं कि सड़क पर चलने के जनता के इसी अधिकार का टिकैत एंड गैंग ने अतिक्रमण कर रखा है, और इसी मनमर्जी तंत्र के खिलाफ अदालत भी खफा था। अदालत की नाराजगी इतनी ही नहीं थी। अदालत ने साफ साफ कहा कि लंबे समय से विरोध कर रहे किसानों ने पूरे शहर का गला घोट दिया है और अब शहर के अंदर आकर उत्पात मचाना चाहते हैं। क्या शहर के लोग अपना कारोबार बंद कर दें या आपके प्रदर्शन से खुश हो जाएं? अदालत ने यह भी सवाल पूछा कि इस सत्याग्रह का क्या तुक है। आपने कोर्ट का रुख किया है, अदालत में भरोसा रखिए। एक बार जब आप अदालत पहुंच गए तब प्रोटेस्ट का क्या मतलब है?
क्या आप जुडिशियल सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब शायद इन आंदोलनकारियों के पास नहीं है कि जब कृषि कानूनों में संशोधन पर सरकार तैयार है, जब कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है, तब ये बंधक ब्रांड धरना क्यों चला रहा है? राजू राज चौधरी, जी मीडिया, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में कल भी एक अर्जी पर सुनवाई हुई थी। गाजीपुर बॉर्डर बंद होने से परेशान नोएडा की एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। तब कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई थी कि जब अदालत एक बार कह चुकी है कि सड़क बंद करके प्रदर्शन का अधिकार किसी को नहीं है, तो सरकार सड़कें खाली क्यों नहीं कराती? क्योंकि हालात देखेंगे तो आप समझेंगे कि दिल्ली में आने जाने वाले लाखों लोग रोज कैसी परेशानी उठा रहे हैं। आपको ग्राफिक के जरिए एक बार दिखा देते हैं। दूसरे राज्यों से दिल्ली में घुसने के 7 एंट्री पॉइंट्स हैं। इन 7 एंट्री पॉइंट्स में से 3 मेन एंट्री पॉइंट्स के हाईवे को बंधक बनाकर रखा गया है। इसमें एक है गाजीपुर बॉर्डर, दूसरा टिकरी बॉर्डर और तीसरा सिंघू बॉर्डर। पिछले 10 महीनों से इन रास्तों का इस्तेमाल आम आदमी नहीं कर पा रहा है। सड़कें बंद हैं तो लोगों को अल्टरनेटिव रूट्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जैसे यूपी से दिल्ली में घुसने का ये रास्ता गाजीपुर के पास बंद है। नोएडा, गाजियाबाद से आने जाने वाले लोगों को एक तो 4 किलोमीटर घूमकर दिल्ली पहुंचना पड़ रहा है। ऊपर से देहरादून, मेरठ, हरिद्वार की ओर से आने वाले ट्रैफिक में घंटों घंटों तक लोग फंसे रहते हैं। उसी तरह सिंघू बॉर्डर पर करनाल चंडीगढ़ हाईवे से जाने पर 1 किलोमीटर पहले ही रास्ता बंद है, जिसकी वजह से गांव के अंदर से करीब 15 किलोमीटर घूमकर वापस हाईवे पर आना पड़ रहा है। और टिकरी से हरियाणा की ओर जाने के लिए 3 किलोमीटर गांव के अंदर से घुसकर जाना पड़ रहा है। तीसरा रास्ता एक और है जो दिल्ली से हरियाणा की ओर जाता है। इस हाईवे पर भी धरना है। मुरथल, पानीपत, सोनीपत, करनाल की ओर जाने वाला रास्ता बंद है। अब लोगों को घूमकर जाना पड़ता है। इसी तरह केएमपी एक्सप्रेसवे पर जाने के लिए टिकरी बॉर्डर से निजामपुर गांव होकर करीब 25 किलोमीटर घूमने के बाद वापस केएमपी एक्सप्रेसवे पर पहुंचना पड़ रहा है। तो सड़कें बंद हैं तो सिर्फ आने जाने वालों को परेशानी नहीं हो रही है, करोड़ों अरबों की लागत से जो हाईवे तैयार किए गए हैं वो भी बर्बाद होने लगे हैं। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI बार बार जिलाधिकारियों को चिट्ठी लिखकर कह रहा है कि हाईवे खाली कराएं, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान है। किसानों के एक आंदोलन ने देश के एक हाईवे को हाईजैक कर लिया है। दस महीने से नेशनल हाईवे 24 का यह हिस्सा इतनी बुरी स्थिति में पहुंच गया है कि अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इस हाईवे को खाली कराने के लिए एक चिट्ठी लिखनी पड़ी है। देश की राजधानी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से होकर जो हाईवे मेरठ की तरफ जाता है, वहां अब जगह जगह पर जंगली घास उगाई है। कहीं दरारें पड़ गई हैं, कहीं सड़कें टूट गई हैं, तो कहीं ड्रेनेज सिस्टम जाम है। कहने को तो ये स्थिति इस हाईवे के 300 मीटर हिस्से की है, लेकिन इसका असर 438 किलोमीटर लंबे इस पूरे हाईवे पर पड़ना तय है। ये नवंबर से करीब धरना चल रहा है और पब्लिक इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है। हम कंटिन्यूसली डीएम्स को, दिल्ली के डीएम, गाजियाबाद डीएम, दोनों को हम लोग लेटर लिख रहे हैं और मोरलेस हर महीने हमारे तरफ से एक लेटर जाता है कि इसको स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट के थ्रू इसको हटाइए, ताकि पब्लिक के लिए जो फैसिलिटी डेवलप की है वो उसको यूटिलाइज कर सके। हाईवे की इस खराब हालत की वजह से दुर्घटना का भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि मरम्मत के अभाव में हाईवे स्ट्रक्चर को भी खतरा पैदा हो गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने गाजियाबाद प्रशासन को पत्र लिखकर ये मांग की है कि पिछले 1 साल से जो किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो सड़क है वो डैमेज हो रही है। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। आपके तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो तंबू यहाँ पर किसानों द्वारा बनाए गए थे, करीब 1 साल से ये जो किसान हैं यहाँ पर आंदोलनरत हैं, और जिसकी वजह से सड़क को कितना नुकसान हो रहा है, कितनी क्षति पहुँच रही है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जो डिवाइडर हैं यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे तो डिवाइडर जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और नुकसान कहीं ना कहीं सड़क को पहुँच रहा है। तार देखें आप, तारों के बारे में भी उसमें पत्र में कहा गया है कि यहाँ पर जो
जो तारें होती हैं खुली तरीके से, इलेक्ट्रिक वायर्स, वो भी कहीं ना कहीं जो हैं जो बड़े बिजली के खंबे हैं वहाँ से, और जो बड़े बड़ी जो डीपीज होती हैं वहाँ से कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती थी उसके तार को काटकर इन तंबुओं से जोड़ा गया है। और ये आप देखें किस तरीके से इन तारों से जो अंदर वाटर कूलर और एसी जैसी कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं टेम्परेरी, किसानों ने अपने द्वारा पंखे लगाए गए हैं, वहाँ पर हवा पहुँचाई जा रही। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। NH24 का रख रखाव रुका हुआ है तो आसपास रहने वाले लोग भी परेशान हैं, जिन्हें अब दफ्तर जाने के लिए लंबे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। जो हाईवे लोगों की सहूलियत के लिए बनाया गया था, लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। और मेरे डेली का रूटीन है, मैं यहाँ से रोहिणी जाता हूँ, अराउंड 50 किलोमीटर्स के अराउंड है, जिसमें मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा। ऑलरेडी आपको पता है दिल्ली NCR में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रखा है, बट ये जो नेशनल हाईवे अभी इन्होंने बनाया बहुत अच्छा बनाया है। बट कुछ दिनों से जब से ये किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है, हमें कितना घूम के आना पड़ता है, और पुलिस प्रशासन और गवर्नमेंट इस चीज़ पे कुछ कर नहीं पा रही है। इतनी परेशानी होती है। अगर ये रोड खुला हो तो हमें 10 से 15 मिनट में अपनी ऑफिस पहुँच जाते हैं। इस रोड की वजह से, जाम की वजह से कम से कम है 1 घंटा खराब होता है, 1 घंटा। अच्छा। ये रास्ता जो है ना सर, मेरे यहाँ पे एक प्लॉट भी है, ये जो रास्ता है इतने गड्ढे हैं, कोई सरकार की सुध नहीं लेती, कभी भी नहीं। NHAI ने तो हाईवे खाली कराने के लिए चिट्ठी लिख दी है, लेकिन इस चिट्ठी पर गाजियाबाद का प्रशासन अमल करता है या फिर एक हाईवे अभी हाईजैक की स्थिति में ही रहने वाला है, ये किसानों के रवैये पर भी निर्भर करेगा। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से वैभव परमार, जी मीडिया। और अब कांग्रेस के अंतहीन कलह की खबर के बारे में भी जानना आपके लिए जरूरी है। कांग्रेस जैसी ऐतिहासिक पार्टी में ऐतिहासिक कलह और बगावत का दौर चल रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली से पंजाब तो लौट गए हैं, सिद्धू और चन्नी में भी सुलह की खबर बताई गई है, लेकिन पंजाब की सियासी राह इतनी आसान नहीं है। कलह अभी बाकी है और आला कमान चुप है। इन तमाम हलचलों के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आज दिल्ली पहुंचे थे। पीएम मोदी से मुलाकात करने पहुंचे चन्नी जब लोक कल्याण मार्ग से निकले तो काफी खुश दिखाई दे रहे थे। चन्नी ने पीएम मोदी से मुलाकात के मुद्दे गिनाए और किसान आंदोलन को खत्म करने की दिशा में की जा रही कोशिशों के बारे में भी बात की। पीएम मोदी से मुलाकात के बारे में चरणजीत सिंह चन्नी ने क्या दावे किए, उसे भी आपको एक बार सुनना चाहिए। मैंने उनको कहा है कि जो ये 3 बिल का झगड़ा है इसको खत्म करो। उन्होंने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी है और मुझे कहा है कि वो भी इसका कोई हल ढूंढना चाहते हैं। पाकिस्तान और इंडिया कॉरिडोर जो बना है, जहाँ से गुरुद्वार को जाया जाता है, उसके लिए मैंने कहा है कि कोविड की वजह से बंद हो गया है, उसको तुरंत खोल दिया जाए। और पाकिस्तान के करतारपुर बॉर्डर की कहानी से ही पंजाब में सिद्धू और कैप्टन की राजनीतिक रंजिश की शुरुआत हुई थी। वो मुद्दा आज फिर सामने आया है। उम्मीद तो यह है कि इसी करतारपुर बॉर्डर और बाजवा सिद्धू दोस्ती के मुद्दे को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह अब चुनाव में भी जाने वाले हैं। कांग्रेस में कुर्सी की कलह देशव्यापी होती जा रही है। पंजाब से निकली लड़ाई में अब उत्तराखंड से कैप्टन पर प्रहार किए गए तो पंजाब से कैप्टन ने उसका करारा जवाब दिया। इधर दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व खामोशी ओढ़े हुए है। पहले कैप्टन अमरिंदर के पत्ते खोलने का इंतजार किया जा रहा है। कैप्टन की रणनीति समझने के लिए कांग्रेस ने हरीश रावत की ओर से मोर्चा खुलवाया। 9.5 साल करीब मुख्यमंत्री रहे। आज जब देश के सामने लोकतंत्र बचाने का सवाल है, से अमरिंदर सिंह जी से उम्मीद की जाती थी कि वो सोनिया जी के साथ खड़े होकर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करें। भाजपा जैसी पंजाब विरोधी, किसान विरोधी पार्टी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से मदद न पहुंचाएं और उनकी जो उनको मुखौटा बनाने की कोशिश है, उस कोशिश को वो नकारें। हरीश रावत ने वैसे तो कैप्टन अमरिंदर पर ही तमाम सवाल उठाए, लेकिन कैप्टन ने एक भी वार खाली नहीं जाने दिया। अमरिंदर ने कहा, सोनिया गांधी ने पद पर बने रहने को कहा और फिर इस्तीफे के लिए मजबूर कर दिया गया। मेरा अपमान पूरी दुनिया ने देखा। हरीश रावत मेरी जगह होते तो अपमान समझते। हरीश रावत ने ही पार्टी के रुख पर गुमराह किया, क्योंकि उन पर कांग्रेस के प्रति वफादारी का दबाव था।
पार्टी में सिद्धू को तानाशाही की इजाजत दी गई है और मुझे हटाने के लिए सीएलपी की बैठक बुलाई गई। बीजेपी का मुखौटा बनने के आरोप पर कैप्टन ने दावा किया कि उनकी धर्मनिरपेक्षता पर आलोचक भी सवाल नहीं उठा सकते। पंजाब के सियासी हलके में चर्चा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह 15 दिनों के भीतर एक पार्टी लॉन्च कर सकते हैं और अगर किसानों के मुद्दे का हल निकल आता है तो उन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव भी लड़ेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू की पाक परस्ती को एक बड़ा इशू बना सकते हैं और कांग्रेस को डर है कि उनके सांसद और विधायक कैप्टन अमरिंदर सिंह का साथ दे सकते हैं। कांग्रेस नेतृत्व पर एक और दबाव है। सिद्धू के इस्तीफे के बाद पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग करने लगे हैं। इसमें सुनील जाखड़ से लेकर मनीष तिवारी जैसे नेताओं के नाम भी हैं, लेकिन सिद्धू को हटाना कांग्रेस नेतृत्व के लिए मुमकिन नहीं लगता। इधर कांग्रेस नेतृत्व की ओर से ग्रुप 23 के नेताओं पर सख्त कार्रवाई की आशंका बढ़ती जा रही है, क्योंकि जल्द ही कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई जा सकती है। माना जा रहा है कि उसमें कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले नेताओं पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। अमित भारद्वाज, जी मीडिया, चंडीगढ़। अब एक ऐसी खबर जिस पर आज सबसे ज्यादा चर्चा हुई है। आप इस मस्किट को पहचानते हैं? देखिए, जरूर पहचानते हैं। ये एयर इंडिया वाले महाराजा हैं जिस कंपनी का सिक्का कभी पूरी दुनिया में चलता था। उस एयर इंडिया के महाराजा की मूंछें एक बार फिर तनती दिख रही हैं, क्योंकि इन्हें अब एक नया मालिक मिलने वाला है। एयर इंडिया को टाटा ग्रुप खरीद सकती है। वो खबर आपको आगे हम दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको इस महाराजा के बारे में जानकारी दे देते हैं। दरअसल एयर इंडिया कंपनी पहले जेआरडी टाटा ने शुरू की थी 1932 में, लेकिन एयर इंडिया की पहचान ये महाराजा 1946 में अवतरित हुए थे। बॉबी कुका और उमेश राव ने यह मस्किट तैयार किया था, जिसमें भारत की समृद्धि, उच्च जीवन शैली और सौम्यता तीनों एक साथ दिखती थी। बॉबी कुका ने इस मस्किट के बारे में लिखा था कि ये शाही दिख सकते हैं, लेकिन ये शाही नहीं है, और अपनी खास वेशभूषा, नुकीली मूछें और शानदार नाक वाले महाराजा दशकों तक दुनिया भर में भारतीय एयर इंडिया कंपनी की शान बन रहे हैं। लेकिन इस महाराजा की शान और रौनक पिछले कुछ दशकों से फीकी पड़ती जा रही थी। लेकिन 70,000 करोड़ रुपए से अधिक के घाटे वाली एयर इंडिया कंपनी को आखिरकार खरीदार मिल गया है। एयर इंडिया को बेचने की कोशिश इस बार कामयाब होती दिख रही है और सबसे ऊंची बोली लगाने वाली टाटा ग्रुप को एयर इंडिया बेची जा सकती है। अभी इस पर आखिरी फैसला होना बाकी है, लेकिन इससे पहले के घटनाक्रमों के मुताबिक सबसे बड़ी खबर यही है कि एयर इंडिया की नीलामी की बोली टाटा ग्रुप के नाम हो सकती है, क्योंकि एयर इंडिया के विनिवेश के लिए ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म पर बनी इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की बैठक में जो रिपोर्ट तैयार की गई है, वो टाटा ग्रुप के पक्ष में बताई जा रही है। 30 सितंबर को हुई बैठक में कैबिनेट सचिव को भी नीलामी के लिए लगाई गई 2 बोलियों के बारे में जानकारी दी जा चुकी है। अब 15 अक्टूबर तक ये फैसला हो सकता है कि एयर इंडिया किसे बेची जाए और नीलामी की बाकी शर्तें क्या होंगी। दरअसल एयर इंडिया की बोली लगाने के लिए 15 सितंबर तक की तारीख थी। 2 ही बोलियां लगी थी, एक टाटा ग्रुप की ओर से और दूसरी स्पाइस जेट ग्रुप की ओर से। अब पता चला है कि टाटा ग्रुप की बोली ज्यादा बेहतर समझी गई है और सरकार फटाफट इसे क्लियर कर देना चाहती है, क्योंकि एक तो एयर इंडिया को बेचने की पिछली कोशिशें नाकाम हो चुकी थी, ऊपर से एयर इंडिया पर 60,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है और रोज 20 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। 20,000 से ज्यादा कर्मचारियों की तनख्वाह ही करीब 300 करोड़ रुपए हो जाती है। हालांकि इस बार एयर इंडिया के खरीदार को 4,400 घरेलू और 1,800 इंटरनेशनल लैंडिंग और पार्किंग एलोकेशन कंट्रोल भी दिया जाने वाला है। एयर इंडिया की नीलामी तो खैर कामयाब होती दिख रही है और सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि जिस टाटा ग्रुप की ओर से भारत की इस पहली विमान सेवा की शुरुआत की गई थी, आखिरकार उसी ग्रुप के पास ये कंपनी वापस पहुंचती दिख रही है, क्योंकि 1932 में जब जेआरडी टाटा ने पहली बार कराची से मुंबई की उड़ान भरी थी, तब उनकी कंपनी ने हवाई डाक सेवा का ठेका लिया हुआ था। लेकिन बाद में इसमें यात्री सेवा भी शुरू की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये सेवा बंद हो गई थी, जो फिर भारत की आजादी के 1 साल पहले शुरू हुई थी। 1946 में तभी उसका नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड किया गया था। आपके लाडले के लिए खेल ऑनलाइन नशा तो नहीं? आपको ऑनलाइन गेम्स खेलना कितना पसंद है? बहुत ज्यादा मजा आता है खेलने में।
आपकी लाडली के लिए गेमिंग एडिक्शन तो नहीं? मेरे को भी काफ़ी शौक है ऑनलाइन गेम्स का। माइंड को कभी कभार रिलैक्स करना होता है तो हाफ एन आवर एंड 1 आवर। खेल खेल में आपके बच्चों की जिंदगी बर्बाद तो नहीं हो रही? फास्ट पेस डिसीजंस लेता हूँ मैं जल्दी से, इसलिए आपको बॉसेस को हराना होता है जिससे आप आगे बढ़ो। आपके बच्चे का दिमाग ऑनलाइन गेमिंग में गिरफ्तार तो नहीं? ऑनलाइन गेमिंग के खतरे। खेलकूद जीवन का अभिन्न हिस्सा है। मानसिक और शारीरिक तौर पर बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए हम पढ़ाई के साथ साथ उन्हें खेलने कूदने को भी कहते हैं। लेकिन खेलकूद अगर ऑनलाइन गेम्स तक ही सिमट जाए तो यकीनन ये चिंता की बात है। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने माता पिता के लिए एडवाइजरी भी जारी की है और उन्हें आगाह किया है कि तकनीक के इस युग में ऑनलाइन गेम बच्चों को उत्तेजित कर रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आज किस तरह बच्चों का दिमाग ऑनलाइन गेमिंग में गिरफ्तार होता जा रहा है। ऑनलाइन गेम से खतरे का अलर्ट। मासूमों पर भारी ऑनलाइन गेम की बीमारी। कोरोना काल में जिंदगी घरों में सिमट कर रह गई है। क्या बच्चे क्या बड़े, सभी के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हालात बदले तो बड़े अब घरों से बाहर निकलने लगे हैं, लेकिन बच्चों की जिंदगी अब भी घर की चार दीवारी में ही कैद है। ऑनलाइन पढ़ाई और ऑनलाइन ही खेल, और इस ऑनलाइन में छिपा है बड़ा खतरा। आपको ऑनलाइन गेम्स खेलना कितना पसंद है? बहुत ज़्यादा। गेम्स में आप कितना टाइम देते हैं ऑनलाइन गेम्स खेलने में? एटलीस्ट 3 आवर्स। ये आरव है, उम्र महज 10 साल की। ऑनलाइन गेम का शौक ऐसा चढ़ा है कि घरों से बाहर निकलना शायद याद ही नहीं रहता होगा। ऑनलाइन गेमिंग के चस्के में 3 से 4 घंटे आराम से निकल जाते हैं। पेरेंट्स का फोन न मिले तो बहन के टैबलेट पर ही ऑनलाइन खेल शुरू कर देते हैं। पता है कि माता पिता से इसके लिए डांट पड़ सकती है, तो अक्सर उनके घर से बाहर जाने का इंतजार रहता है कि जैसे कहीं मम्मी पापा जाने वाले हैं तो अपना मेरे लिए अपना फोन लेके जाते हैं। तो अगर दीदी जाती हैं तो फिर मेरे लिए और भी अच्छा है, क्योंकि टैबलेट हो जाता है फ्री, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। अगर दीदी नहीं जाती है तो टैबलेट उनके पास ही होता है। अगर लैपटॉप में चार्जिंग होती है तो मैं वो यूज़ करता हूँ। ऋषित 6ठी क्लास में पढ़ते हैं, उम्र 11 साल की है, लेकिन इनके दिन का वक्त भी ऑनलाइन पढ़ाई के बाद ऑनलाइन गेम्स में ही बीतता है और इसे खेलने के लिए कई बहाने भी ढूंढते हैं। थोड़ी देर और खेल लेता हूँ, फिर इसके बाद कहते हैं कि फिर मेरे को समझ में आता है कि वो डांटेंगे तो फिर बंद कर देता हूँ। फास्ट पेस डिसीजंस लेता हूँ मैं जल्दी से, जिससे, और इसमें लेवल्स भी होती हैं, इसलिए आपको बॉसेस को हराना पड़ता है जिससे आप आगे बढ़ो। इसलिए मेरे को वो गेम्स पसंद है। ना ये किसी एक घर की कहानी है और ना ही किसी एक बच्चे की। बच्चों का दिमाग धीरे धीरे ऑनलाइन गेम की गिरफ्त में आता जा रहा है। इंटरनेट के जरिए कंप्यूटर, मोबाइल और टैबलेट पर ऑनलाइन गेम्स आसानी से उपलब्ध हैं और इस ऑनलाइन खेल में लेवल क्रॉस करना बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि लाइक मैं एक लेवल कंप्लीट करी तो मेरे को नेक्स्ट लेवल में जानना है कि नेक्स्ट लेवल में क्या होगा। कि लाइक ये लेवल जो थी थोड़ी मेरे लिए टफ है, तो मैं नेक्स्ट लेवल जानना चाहूँगी कि ये कितनी टफ है, कि मैं कितने टाइम्स में या फिर कितनी जल्दी ये कंप्लीट कर सकती हूँ लेवल नेक्स्ट, या मैं कितनी जल्दी वो चीज़ कर सकती हूँ। या फिर जैसे कि रैंकिंग्स होती हैं कि ऑनलाइन गेम्स में कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो मेरे को फर्स्ट पे जाना है तो फिर मैं उसके लिए कोशिश करूँगी। बच्चों की ये बातें हर माता पिता को अलर्ट कर रही हैं, क्योंकि बेशक देश में स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं और इसके साथ साथ उनके पास ऑनलाइन गेमिंग की सुविधा भी मौजूद है, जहां कब और कैसे उनका दिमाग गिरफ्तार हो रहा है इसकी उन्हें भनक तक नहीं। दीक्षा पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये आजकल घर घर की कहानी है। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया में चौथा ऑनलाइन गेमिंग बाजार है। वर्ष 2020 में देश में 36 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम का इस्तेमाल कर रहे थे, जो वर्ष 2022 में बढ़कर 51 करोड़ हो सकते हैं।
तो वहीं वर्ष 2020 में जहां करीब ऑनलाइन गेमिंग का बाजार 7,000 करोड़ से भी ज्यादा का था, तो अब वर्ष 2023 में बढ़कर 14,000 करोड़ से भी ज्यादा का हो सकता है। और एक आंकड़े के मुताबिक भारत में लोग हर हफ्ते करीब 8.5 घंटे ऑनलाइन गेम्स में खर्च करते हैं। ये आंकड़े बच्चे और बड़े दोनों को मिलाकर हैं और दोनों के लिए खतरनाक है, लेकिन बच्चों के दिमाग पर इसका असर कहीं ज्यादा पड़ रहा है। न खाने पीने की सुध, न किसी और बात की चिंता, हाथ में मोबाइल और फिर कई घंटों की छुट्टी। भारत जिस तेजी से डिजिटल क्रांति की ओर कदम बढ़ा रहा है, उसी तेजी से बच्चों में ऑनलाइन गेम्स का क्रेज भी बढ़ता जा रहा है। और आज माता पिता के लिए ये कितनी बड़ी चिंता है, ये आप एक पेरेंट से ही सुनिए। कहीं ना कहीं कोरोना बहुत बड़ी वजह रहा है, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी बढ़ी तो बच्चों के गेम्स भी बहुत बढ़े, ऑनलाइन टाइम उन्होंने बहुत ज़्यादा स्पेंड किया, तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। काफ़ी टाइम ऐसा हुआ है कि काफ़ी मिस्टेक्स कर जाते हैं इस चक्कर में, अपनी क्लासेस तक जंप कर जाते हैं, क्योंकि क्लासेस के अंदर कहीं ना कहीं गैप मिलता है कि 10 मिनट्स का, 20 मिनट्स का, तो उन्होंने वहाँ पर ऑनलाइन गेम खेली और वहाँ पर वो भूल चुके कि उनकी नेक्स्ट क्लास भी है। तो ऐसा बहुत बार हुआ है, मुझे टीचर्स से पता चला। चिंता की बात यह है कि ऑनलाइन गेम्स के चक्कर में बच्चे न सिर्फ खेल के मैदानों से दूर होते जा रहे हैं, बल्कि उनके व्यवहार पर भी उसका असर पड़ रहा है। आशंका जताई जा रही है कि ज्यादा ऑनलाइन गेम्स खेलकर बच्चे इसके एडिक्ट हो सकते हैं, बच्चों में हिंसक प्रवृत्ति बढ़ सकती है, वो ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, खेल कूद से दूर होने से मोटापे का खतरा बढ़ रहा है। बहुत सारे टीनेजर्स को अगर हम देखें, यूजुअली आधे से ज़्यादा टाइम दिन का अपना ऑनलाइन गेम्स के ऊपर ही बिताते हैं, एंड इसकी वजह से उनका जो एक्सपोजर है ऑनलाइन गेमिंग का, वो उसका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट उनके टेम्परामेंट के ऊपर पड़ रहा है कि जो चीज़ वो देखते हैं वही चीज़ वो अपने बिहेवियर के अंदर इनकलकेट कर रहे हैं, एंड इनकलकेट करने से हो क्या रहा है, दे डोंट रियलाइज़ कि उनके अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है। बच्चों की साइकोलॉजी को समझने वाले जानकार ये अच्छी तरह समझते हैं कि किस तरह ऑनलाइन गेम्स बनाने वाली कंपनियां उनके दिमाग से खेलती हैं। उन्हें कई लेवल पार करने का चैलेंज दिया जाता है और इसकी वजह से वो घंटों तक ऑनलाइन गेम्स की गिरफ्त में फंसे रहते हैं। ऑनलाइन गेमिंग में ऐसा स्टफ़ में वो इन्वॉल्व होते हैं जिसमें क्रिमिनल स्टफ़ भी इन्वॉल्व होता है, जैसे एनिमल्स को मारना, लोगों को मारना, जिसमें दे सीक प्लेजर कि हमने इतने हिट्स करे हैं, इतने लोगों को मारा है। बहुत सारी, जैसे हम अगर पबजी की बात करें, और भी बहुत सारी गेमिंग ऐप्स हैं जिसमें ट्रूप्स वाली गेम्स खेली जाती हैं, जिसमें बच्चा वर्चुअल वर्ल्ड में रहना शुरू कर देता है, एंड दे स्टार्ट फीलिंग दैट they are the winners, they have the power to win. इसी तरह के खतरों से निपटने के लिए दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने भी माता पिता को एडवाइजरी जारी की है, और इसीलिए जरूरत ये है कि बच्चों की जिंदगी को खेल खेल में बर्बाद होने से रोकने के लिए माता पिता भी अलर्ट रहें। डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि अगर बच्चे को मदद करना अगर आप चाहते हैं तो उन्हें डॉक्टर्स के पास ले जाने से बेहतर होगा कि आप उन्हें विजिलेंस में रखें, आप उन्हें कंट्रोल में, आप उन्हें डिसिप्लिन में रखें, और उन्हें रिवॉर्ड करने के लिए आप उन्हें ऑनलाइन गेम्स दें जब कुछ वो अच्छा काम करते हैं। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ दीक्षा पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। और अब एक ऐसी खबर जो आतंकवाद से लड़ाई में भारत की चौकसी को दिखाती है। भारत में आतंकियों और संदिग्धों पर निगरानी रखने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़ा कारगर साबित हो रहा है, और इसी कोशिश में वेस्टर्न रेलवे ने अपने रूट्स पर 2700 से ज्यादा ऐसे कैमरे लगा रखे हैं जो हर संदिग्ध शख्सियत की 24 घंटे निगरानी कर सकता है। सबसे खास बात यह है कि ये कैमरे फेशियल रिकग्निशन यानी चेहरा पहचानने में सक्षम है। यहाँ तक कि नकाब पहनकर भी कोई संदिग्ध अगर गतिविधि करता है तो डेटाबेस से मिलान करके ये कैमरे उसे पहचान सकते हैं। हमारे संवाददाता अंकुर त्यागी ने मुंबई से ये रिपोर्ट भेजी, देखिए।
हाल ही में दिल्ली स्पेशल पुलिस ने बम धमाकों की साजिश रचने के आरोप में कई लोगों को अलग अलग स्टेट से पकड़ा था। मुंबई से भी एक जान मोहम्मद शेख नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई, जो मुंबई से दिल्ली जा रहा था। कोटा रेलवे स्टेशन पे उसको पकड़ा गया था। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और पता चलता है कि जान मोहम्मद और उसके नेटवर्क के कुछ लोगों ने मुंबई की ट्रेनों की रेकी की थी। जी हां, रेकी यानी मुंबई के जो लोकल ट्रेन्स हैं उनका जायजा लिया था। कब आता है, कैसे आया जाता है, क्या एग्जिट गेट है, क्या एंट्री गेट है। अब इसी का इलाज रेलवे ने अपनी सूझबूझ से निकाला है। देश के जो लोग हैं, जिन्होंने एक सिस्टम पूरा डिजाइन किया है, उसके थ्रू निकाला है। हम यहां इंटीग्रेटेड उस सिस्टम को दिखाने के लिए आपके सामने लाए हैं। तकरीबन 2700 कैमरे विरार से लेके चर्च गेट के बीच में अलग अलग स्टेशन पे, अलग अलग रूट्स पे, अलग अलग लोकेशंस पे उनको लगाया गया है। ये कैमरा जो कैप्चर कर रहा है, ये आम सीसीटीवी कैमरा नहीं है, ये फेस रिकॉग्नाइज करने वाले कैमरे हैं। जो शख्स क्रिमिनल बैकग्राउंड से आता है, जिसका अपना डेटाबेस सिक्योरिटी एजेंसीज, लोकल पुलिस स्टेशन या लोकल जो दूसरी एजेंसीज हैं उसके पास होता है, अगर वो स्टेशन पर आएगा तो ये जो सेंसर हैं, ये जो कैमरे हैं, वो उसके फेस को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ये लगभग उसी का मैं आपको एक उदाहरण दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद अगर मान लीजिए उसने नकाब पहन रखा है या उसने मास्क लगा रखा है, सिर्फ आंखें दिखाई दे रही हैं, तब भी उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। ये आया था ये शख्स यहां पर, ये देखिए ये शख्स है, इसने मास्क लगा रखा था। हालांकि मास्क नीचे है, मास्क ऊपर भी होता तो उसकी कैमरा इसको कैप्चर करता। कैमरा कैप्चर करते ही ये डेटा जहां पर ये लोग, इस तरह कमांड सेंटर बना हुआ है, वहां पर आएगा, उसको चेक किया जाएगा। और जैसे ही चेक करने के बाद, जैसे ही उसका मैच होता है, ये यहां पे इस तस्वीर को हम देखते हैं। ये तस्वीर चूंकि डेटाबेस में शामिल है, पता है कि ये क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी है। इसको जरा खोलिएगा यहां पर, ये देखिए इसके बारे में, इसकी एज क्या है, इसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो, और कौन से पुलिस स्टेशन में है, एमसीडी रेलवे पुलिस स्टेशन में, वो सब यहां पर आ जाएगा। और आने के साथ ही ये इस तरह का साउंड, यहां देखिए, ये इस तरह का अलार्म साउंड बजना शुरू हो जाता है। ये साउंड ये बताने के लिए काफी है कि क्रिमिनल एक्टिविटी या क्रिमिनल बैकग्राउंड से रखने वाला जो शख्स है वो किसी रेलवे स्टेशन पर किसी एग्जिट पॉइंट पे या एंट्री पॉइंट पे आया है, और यहां से काम शुरू होता है सिक्योरिटी एजेंसीज का। तो हाईटेक कैमरे जो अब पकड़ेंगे अपराधियों को। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.